नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत, साथ में है फ्रेम में अंशुमान तिवारी, इंडिया टुडे हिंदी के संपादक। ललन टॉप के स्पेशल वीकली सेक्शन अर्थात में हम अपने दर्शकों का स्वागत कर रहे हैं। अर्थात यानी हमारे और आपके धन की बात, हमारा और आपका जो समाज है, जो राजनीति है, जो पूरी अर्थव्यवस्था है, छोटी छोटी बातें हैं, रोज का निवाला, रोज की यात्राएं, सब कुछ के बारे में सूक्ष्म और सबसे बड़ी बड़ी बातें जो है हम अर्थात में करते हैं। आप सभी के लिए बहुत प्यार मिलता है आप लोगों का। अंशुमान जी, इंडिया टुडे हिंदी के अंक पे पहले बात कर लें हम लोग। इस बार का अंक सिद्धांत कोरोना वॉरियर पर है। अलग अलग जगह जो डॉक्टर, जो जो विभिन्न तरीके के स्वास्थ्य कर्मी, जो बहुत सारे लोग जो सोशल सर्विस में लगे हैं, वो अपने जीवन को कैसे खतरे में डालकर कोरोना पीड़ित लोगों की सेवा कर रहे हैं, उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा अंक उस पर केंद्रित है और इसमें कई सारी बहुत बहुत टचिंग और बहुत संवेदनशील स्टोरीज हैं जो हमने पूरे देश से जुटाई हैं, अलग अलग जगहों से जाकर, कि इन लोगों ने कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी है और अपने जीवन को जोखिम में डालकर कितनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। इन सारे लोगों की कहानियों पे केंद्रित है इस बार का अंक। कोरोना वॉरियर्स पे मतलब हमारे केंद्रित है जी। अब अर्थात की तरफ बढ़ा जाए, मगर इंतजार है, विक्रम बेताल की कहानी से शुरुआत हो रही है इस बार। ये अभी जब फिलहाल हम कोरोना के दौरान कई चीजों पर चर्चा कर रहे थे, तो लगातार चीन को लेकर बहुत सारे सवाल, बहुत सारी चीजें हमारे सामने आई। बहुत सारे लोगों ने सिद्धांत पूछा चीन को लेकर, अलग अलग ट्विटर पर, फेसबुक पर कई सारे सवाल आए। लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि चीन और अमेरिका के बीच में व्यापार युद्ध का नया दौर शुरू हो रहा है। चीन अपनी एक डिजिटल करेंसी टेस्ट कर रहा है, उसका ट्रायल शुरू कर दिया है चीन ने, जो डॉलर के सेटलमेंट सिस्टम का अल्टरनेट बन सकती है। चर्चा ये है कि अमेरिका किसी भी स्थिति में चीन पर सैंक्शन लगा सकता है। ट्रंप को अपनी देश की राजनीति, अपनी घरेलू राजनीति में अपने को बनाए रखने के लिए चीन से किसी तरीके का टकराव लगातार दिखाना होगा। इस बीच में ये भी चर्चाएं हैं कि चीन से अगर ये व्यापार युद्ध शुरू होता है, जो चल ही रहा है और तेजी से बढ़ता है, और जो कोविड का असर है, उसके बाद बहुत सारी कंपनियां चीन छोड़कर बाहर निकलेंगी, वो बाहर जाएंगी और कई दूसरे देशों में अपना निवेश करेंगी। दुनिया के देश उनको अपने देश में लाने की कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि चीन दुनिया की फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री से जब लोग उखड़ेंगे तो अलग अलग देशों में वो जाने की कोशिश करेंगे। इन सारी चीजों के बीच भारत में एक नई बहस शुरू हुई कि क्या चीनी कंपनियों को लाया जाना चाहिए, उनके लिए उन्हें भारत में लाने के लिए क्या करना चाहिए। दूसरी तरफ सरकार ने चीन से आने वाले निवेश पर नई पाबंदियां भी लगा दी। फिर एक नई बहस शुरू हुई कि भारत में आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। ये सारी चीजों के बीच चीन एक बहुत रहस्यमय, एक बहुत दिलचस्प और एक बहुत रोमांचक आर्थिक पहेली बनकर हमारे सामने आया है। ये लगभग वैसी है जिसको अगर विक्रम बेताल के रूपक में गढ़ने की कोशिश करें कि हमेशा की तरह विक्रम पहुंचा श्मशान पर और उसने अपनी पीठ पे बेताल को लादा, और आज का दौर अगर होता तो बेताल विक्रम से यही पूछता कि तुम ये बताओ कि जब दुनिया भर में चीन से निकलने वाली कंपनियां पूरी दुनिया भर में जाने के लिए अलग अलग ठिकाने तलाश रही है, तो भारत की सरकार अपने दरवाजे क्यों बंद करने लगी है। एक तरफ सरकार कहती है कि वो जमीन देके चीन की कंपनियों को बुलाना चाहती है, क्योंकि भारत निवेश का नया डेस्टिनेशन हो सकता है, दुनिया की सप्लाई चेन का हिस्सा हो सकता है। और दूसरी तरफ उसी के जो वैचारिक सलाहकार हैं वो दिन भर चीन भगाओ, चीन का बहिष्कार करो, चीन को रोको, इसका अभियान चलाते हैं। ये आत्मनिर्भरता की गुत्थी क्या है, किस आत्मनिर्भरता की हम बात कर रहे हैं। तो शायद अगर विक्रम जवाब दे रहा होता बेताल को तो वो ये बताता कि दुनिया में दरअसल हो क्या रहा है चीन को लेकर, चीन की कंपनियां कहां जा रही हैं, चीन की कंपनियों को दुनिया में जाने के और दुनिया के देशों को चुनने में उनके पैमाने क्या हैं, और भारत इस पूरी जद्दोजहद में, जो कि कोविड के बाद एक बड़ा रीसेट पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में आने वाला है, भारत उस जद्दोजहद में कहां खड़ा हुआ है। हाँ, और ये ऐसे समय पे हम ये बात कर रहे हैं जब पूरी दुनिया भर में चीन को लेकर और चीन का एक बेजा विरोध हो रहा है। मतलब चाइनीज वायरस तक कहा जा रहा है कोरोना वायरस को, यूएस प्रेसिडेंट ने कहा था, और चीनी पूरी सभ्यता का, चीन के लोगों का, उस राष्ट्र का पूरा एक मतलब विरोध को मैं बेजा इस जानबूझ कर कह रहा हूं कि वो आप चाइनीज वायरस नहीं कह सकते मेरी दृष्टि में। और उस समय में हम ये बात कर रहे हैं कि कोविड के पहले से ही कंपनियां चीन से अपना बाजार समेट रही थी। जी, क्योंकि देखिए चीन को लेकर जो राजनीतिक पर्सपेक्टिव्स हैं, जो चीन को लेकर जो राजनीतिक पॉस्चरिंग है, चाहे वो अमेरिका में राजनीतिक पॉस्चरिंग हो, या भारत में जो राजनीतिक संदेश हो, या यूरोप के जो राजनीतिक संदेश हो, वो बिल्कुल अलहदा है। और दुनिया की अर्थव्यवस्था में चीन का योगदान, चीन की भूमिका और चीन पर निर्भरता एक दूसरी सच्चाई है। और
चीन को लेकर जितने रहस्य, जितने आरोप और जितनी दिक्कतें और चुनौतियां हैं, उतनी ही खरी यह है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था चीन पर बड़े पैमाने पर निर्भर है और इन दोनों अंतर विरोधी सच्चाइयों के साथ दुनिया तालमेल करने की कोशिश कर रही है। तो हम इसे कुछ तथ्यों की रोशनी में देखते हैं। वास्तविकता यह है कि कोविड आने से पहले ही चीन से कंपनियों ने अपना काम समेटना शुरू कर दिया था। कई सारी कंपनियां वहां से निकलने का प्रयास कर रही थी। इसकी दो बड़ी वजह थी। पहली वजह यह थी कि चीन और अमेरिका के बीच जो व्यापार युद्ध पिछले साल से शुरू हुआ, मार्च अप्रैल से, जब अमेरिका ने चीन के ऊपर ड्यूटीज लगाई, उससे पहले से चीन में मजदूरी या लेबर की कॉस्ट बढ़ना शुरू हो गई थी। और चीन का जो सबसे बड़ा एडवांटेज था चीन में निवेश करने का किसी कंपनी के लिए, वो ये था कि वहां श्रम बहुत सस्ता था और जो लेबर की कॉस्ट कम थी, उसकी वजह से चीन की कंपनियों के उत्पाद दुनिया में कॉम्पिटिटिव होते थे, प्रतिस्पर्धात्मक होते थे। तो कंपनियों ने कुछ अन्य देशों की तरफ देखना शुरू कर दिया था जहां पर उन्हें सस्ता लेबर मिल सकता था। इस बीच में अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध शुरू हो गया। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने लगी। बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो चीन से अमेरिका को निर्यात करती थी, और बहुत सारी बड़ी कंपनियां थी जो बड़े पैमाने पर चीन में, अमेरिकी कंपनियां थी या यूरोप की कंपनियां थी, जिन्होंने चीन में अपना बेस बना रखा था और चीन से वो अमेरिका को सामान बेचती थी या दुनिया के अन्य देशों को बेचती थी। उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने के डर से, उनकी कॉस्ट बढ़ने के डर से, उन्होंने वहां से अपना सामान उठाना शुरू कर दिया। 2018 से के बाद ये सरप्राइजिंग है कि 2018 के बाद चीन में विदेशी निवेश बढ़ने की जो सालाना दर थी वो 15% पर आ गई, जो 2009 में करीब 25% थी। यानी करीब 10% की गिरावट चीन में सीधे जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश था उसमें आना शुरू हो गई थी 2018 से। यह काम कोविड से पहले हुआ था। कोविड आया तो भगदड़ और ज्यादा हुई क्योंकि दुनिया की सप्लाई चेन टूट गई। कंपनियों को कई तरीके की और चुनौतियां फेस करनी पड़ी। तो कंपनियों ने बड़े पैमाने पर यह सोचना शुरू किया कि वो उन्हें चीन से बाहर कैसे निकलना चाहिए। एक रोबोबैंक एक अंतरराष्ट्रीय बैंक है, उसने एक बड़ा अध्ययन किया और इसके आधार पर जानने की कोशिश की कि आखिर अगर चीन से निकलने वाली कंपनियां जाएंगी तो वो जाएंगी कहां? क्या दुनिया का कोई एक अकेला मुल्क चीन हो सकता है? क्या कोई दुनिया में कोई ऐसा मुल्क है जो चीन के गोल्डीलॉक जोन्स, जिनको हम गोल्डीलॉक जोन्स कहते थे, जहां सस्ता लेबर, सस्ती पूंजी, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, निर्यात की सुविधाएं, सरकार का प्रोटेक्शन, मुनाफे अपने देश ले जाने की सुविधाएं, इतनी सारी सुविधाएं क्या दुनिया का कोई एक देश दे सकता है? क्या दुनिया का कोई एक देश चीन जैसा ही दूसरा चीन हो सकता है? या दुनिया का कोई एक देश क्या दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है जो एक साथ इतनी सारी सुविधाएं दे सके? धीमे धीमे मार्च आते आते दुनिया की जो सारी कंपनियां हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं, जो चीन में काम कर रही हैं, दुनिया की डिफरेंट मर्चेंट बैंकर्स हैं जिनके जो रिसर्च कर रहे हैं, उनसे बातचीत के बाद पता चला कि दुनिया को एक चीज समझ में आ गई कोविड के बाद। वो इस बात पर मुतमईन हो गए कि अब दुनिया में कोई एक इकलौता देश दूसरा चीन नहीं बनेगा। ये कंपनियां उखड़कर अलग अलग देशों में अलग अलग ठिकाने बनाएंगी और उन देशों की जो अलग अलग ताकत है, उनकी जो अलग अलग स्ट्रेंथ है, उनसे मिलने वाले जो अवसर हैं, उनके आधार पर ये कंपनियां अलग अलग देशों में जाएंगी। यानी एक जगह कंसोलिडेट नहीं हो रही है चीन की तरह, वो फैल रही है कई जगह। हाँ, पूरी दुनिया में फैल रही है। पहले चरण में जो चीन से पलायन होगा या चीन से जो कंपनियां निकलेंगी वो किन क्षेत्रों से आएंगी? वो ऑटोमोटिव से आएंगी, ऑटोमोबाइल से आएंगी, खिलौने बनाने वाली कंपनियां होंगी, टॉयज का बड़ा मार्केट है चीन जो पूरी दुनिया में टॉय सप्लाई करता है, कंप्यूटर हार्डवेयर बनाने वाली कंपनियां होंगी, रोबोटिक्स बनाने वाली कंपनियां होंगी, इलेक्ट्रॉनिक्स के असंख्य सामान जो बनते हैं, चाहे वो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स हो या कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, पैकेजिंग से जुड़ी हुई कंपनियां आएंगी, और टेक्नोलॉजी हार्डवेयर प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां आएंगी, फुटवियर बनाने वाली कंपनियां आएंगी, गारमेंट परिधान बनाने वाली कंपनियां आएंगी। इस तरीके की कंपनियां पहले चरण में चीन छोड़कर दुनिया के अन्य देशों में जाएंगी, क्योंकि इन्हें तीन बड़े डिसएडवांटेज हैं चीन में। पहली चीज तो ये कि ये सारे के सारे उत्पाद लेबर इंटेंसिव है, यहाँ लेबर की ज्यादा जरूरत है और उसकी कॉस्ट ज्यादा बढ़ रही है। दूसरा ये कि इन उत्पादों का बड़ा बाजार यूरोप और अमेरिका के उन देशों में है जहां ट्रेड वार के कारण इन्हें नुकसान हो सकता है क्योंकि इनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाएगी। और तीसरा यह कि इन कंपनियों के लिए चीन में कोविड के बाद की परिस्थितियों में संचालित कर पाना मुश्किल होगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी सारे नियमों के कारण ये बहुत श्रम गहन उद्योग हैं। अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक रिसर्च की और उसने ये बताया कि इनमें से करीब 25% ऐसी कंपनियां हैं
जो दक्षिण एशिया में ही कहीं रहना चाहती है, दक्षिण पूर्व एशिया में ही रहना चाहती, यानी वो चीन से उखड़कर अमेरिका, यूरोप या लैटिन अमेरिका नहीं जाना चाहती, वो एशियन कॉन्टिनेंट में जाना चाहती, क्योंकि वो साउथ ईस्ट एशिया के आसपास ही कहीं रहना चाहती, साउथ ईस्ट एशिया के देशों में कहीं रहना चाहती। 8 या 10% कंपनियां ऐसी हैं जो शायद दक्षिण पूर्व एशिया से, एशिया महाद्वीप के बाहर कहीं अपनी गतिविधियां स्थापित करेंगी। अब समझना जरूरी है कि चीन से बाहर इन कंपनियों का स्वागत करने के लिए कौन से देश खड़े हुए हैं, कितने सारे देश हैं, कितने सारे देश इस कतार में हैं जहां पर ये कंपनियां जा सकती हैं। ये सूची लंबी है, पर इसके नाम जानना जरूरी है। इस सूची में मलेशिया है, इस सूची में ताइवान है, इस सूची में थाईलैंड है, इस सूची में वियतनाम है, इस सूची में भारत है, इस सूची में सिंगापुर है, इस सूची में फिलीपींस है, इस सूची में इंडोनेशिया है, इस सूची में साउथ कोरिया है, इस सूची में जापान है, इसमें श्रीलंका है, इसमें कंबोडिया है, इसमें लाओस है, इसमें पाकिस्तान है, इसमें म्यांमार है और बांग्लादेश है। ये इतने देश चीन से उखड़ी हुई कंपनियों को अपने यहां बुला रहे हैं या वहां आ सकती। और ये दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं। और ये सूची पिछले 5-6 महीनों में इन कंपनियों की तरफ से इन देशों में की गई गतिविधियां या इन देशों में किए गए रिसर्च या इन देशों से अब से में कारोबार के मूल्यांकन पर आधारित है। तो ये लंबी सूची है। अब इसको अगर इस पूरी सूची को देखें तो जो हमें समझ में आता है, भारत की इस पूरी जद्दोजहद में भारत की स्थिति नापने के लिए हमारे लिए समझना जरूरी है कि चीनी कंपनियों का प्रवास आखिर किस पैमाने पर होगा। क्या वो किसी देश के प्रधानमंत्री की या उस देश के राष्ट्रपति की शक्ल देखकर आएंगे? ऐसा नहीं है। उनका प्रवास 4 पैमानों पर निर्भर होगा, जो बहुत तर्कसंगत पैमाने जिनके आधार पर वो कंपनियां चीन से उखड़ेंगी और किसी दूसरे देश में अपना उत्पादन शुरू करेंगी। सबसे पहला और सबसे बड़ा पैमाना होने वाला है सिद्धांत ये कि जो देश इनका मेजबान बनेगा उसका जो एक्सपोर्ट का स्ट्रक्चर है, उसका जो निर्यात का ढांचा है, उसकी चीन के साथ कितनी समानता है। यानी कि अगर वियतनाम या ताइवान जिन उत्पादों का निर्यात करते हैं उन्हीं उत्पादों का निर्यात अगर चीन करता है तो वो कंपनी, चीन से उखड़ने वाली कंपनी वियतनाम, ताइवान, थाईलैंड या हांगकांग या सिंगापुर चली जाएगी, क्योंकि वहां उसके पास वो पूरा इकोसिस्टम उपलब्ध है। मान लीजिए उदाहरण के लिए, जैसे कोई मोबाइल के कंपोनेंट बनाता है और मोबाइल के कंपोनेंट बनाने की कंपनी चीन में है और वैसे ही कंपोनेंट बनाने की कंपनी ताइवान या फिलीपींस में है, तो वो कंपनी ताइवान या फिलीपींस जाना पसंद करेगी क्योंकि उसे वहां उस निर्यात के पूरे स्ट्रक्चर की समानता मिलेगी। अब इस पैमाने पर जो पैमाना है, इसमें वियतनाम, थाईलैंड, कोरिया, ताइवान, मलेशिया और फिलीपींस सबसे ऊपर हैं। भारत इस क्रम में सबसे नीचे आता है, क्योंकि भारत के जो निर्यातों का ढांचा है, जो भारत के एक्सपोर्ट का स्ट्रक्चर है, वो चीन के एक्सपोर्ट के स्ट्रक्चर से अलग है। तो इस क्रम में अगर कोई कंपनी चुनना चाहेगी तो वो वियतनाम, थाईलैंड, कोरिया, ताइवान, मलेशिया, फिलीपींस को चुनेगी भारत के ऊपर, ऐसा रोबो बैंक का अध्ययन मानता है। यह पहला पैमाना है। कॉस्ट भी तो एक फैक्टर हो सकता है सर। दूसरा फैक्टर है जो कॉस्ट है जिसकी आप बात करें। दूसरा फैक्टर है लेबर कॉस्ट, कि श्रम की लागत कितनी है, लेबर की कॉस्ट कितनी। अब इस पैमाने पर मंगोलिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, कंबोडिया सबसे अट्रैक्टिव है, क्योंकि वहां लेबर की कॉस्ट चीन से भी कम है, भारत से भी कम है। लेकिन भारत थाईलैंड, मलेशिया और फिलीपींस से सस्ता है। यानी थाईलैंड और मलेशिया और फिलीपींस में लेबर की जो कॉस्ट है वो भारत से ज्यादा है, लेकिन मंगोलिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और कंबोडिया में लेबर की कॉस्ट भारत से कम है। अब यहां चीनी कंपनियों को डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या यहां तकनीक उतनी उपलब्ध है, क्या यहां बुनियादी ढांचा उतना मजबूत है कि केवल लेबर की कॉस्ट के दम पर चली जाए। तो इसमें क्या होगा कि वो कंपनियां जहां सिर्फ लेबर की जरूरत है, जैसे टेक्सटाइल है, गारमेंट है, या वो इन देशों में चली जाएंगी, कंबोडिया, सस्ते ब्राउन गुड्स के प्रोडक्ट हैं, तो जैसे बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर गारमेंट फैक्ट्री शिफ्ट हो सकती हैं चाइना से, क्योंकि वहां लेबर सस्ता है। पाकिस्तान में या मंगोलिया में वो कंपनियां, पाकिस्तान में गारमेंट फैक्ट्रीज जा सकती, मंगोलिया में वो चीजें जा सकती जिनमें बहुत हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट की जरूरत नहीं, कि बहुत ज्यादा लेबर की जरूरत है। ये दूसरा पैमाना है। तीसरा पैमाना यह है कि कारोबार में सहजता कितनी है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कितनी। हमें उस पर नहीं जाना चाहिए। जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग होती है, वो रैंकिंग भारत में केवल 2-3 शहरों पर केंद्रित होती है। जब कोई कंपनी बड़े पैमाने पर आपके देश में निवेश करती है तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत सारे पैमाने देखती है। और खासतौर से चीन से आने वाली कंपनियां 10 बिलियन, 20 बिलियन, 25 बिलियन डॉलर, 50 बिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट के साथ आएंगी, क्योंकि वो अपना पूरा स्ट्रक्चर उखाड़ कर वहां से वापस किसी देश में जाएंगी। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए वो इस पैमाने का गहराई से इस्तेमाल करेंगी। अब इस पैमाने पर जब हम देखें तो सिंगापुर, कोरिया, ताइवान, मलेशिया और थाईलैंड बहुत आगे हैं।
हैं। भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में चीनी कंपनियों के लिहाज से, उनकी अपेक्षा के लिहाज से पीछे खड़ा हुआ है, ऐसा रोबो बैंक का अध्ययन मानता है। नियामक तंत्र की गुणवत्ता एक और पहलू है, रेगुलेटर्स की क्वालिटी या ट्रांसपेरेंट रेगुलेटर की क्वालिटी। यहां भारत की रैंकिंग दुनिया में सबसे अच्छी है, क्योंकि भारत के रेगुलेशंस की क्वालिटी अच्छी है। रिजर्व बैंक ट्रांसपेरेंट है, सेबी ट्रांसपेरेंट है, पूरा का पूरा जो रेगुलेशन स्ट्रक्चर है वो ट्रांसपेरेंट है। ये समस्या दुनिया के अन्य देशों में थोड़ी गड़बड़ है। लेकिन लोकतंत्र के लिहाज से जितने भी देश हैं, लोकतांत्रिक देश हैं दक्षिण पूर्व एशिया के उनके यहाँ रेगुलेटरी सिस्टम अब ठीक हो रहे हैं। अब ये बहुत गहरी ओढ़ है, ये बहुत गहरी प्रतिस्पर्धा है। नोमुरा ने जब ये पूरी बहस शुरू हुई पिछले हफ्ते, नोमुरा की एक रिपोर्ट आई और उसने ये कहा सिद्धांत कि चीन से निकलने वाली जो अभी फिलहाल कंपनियां हैं उसमें 2 या 3 ही भारत की तरफ आ सकती हैं, क्योंकि बाकी कंपनियां दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों में जाएंगी जहां पर उन्हें ये 4-5 जो पैमाने जिनका हमने जिक्र किया है, जहां उन्हें इस पर बेहतर सुविधाएं या बेहतर सिनर्जी मिल पाएगी। अब भारत की दुविधा क्या है? पहली चीज तो हमें यह तय करना पड़ेगा कि क्या हम चीन से निवेश चाहते भी हैं, क्या हम चाहते हैं कि चीन की कंपनी, ये बहुत बड़ा सवाल है, ये मेरे मन में उठता है कि नियम कानून सबसे ज्यादा अच्छा है अपने यहाँ, लेकिन एक्सपोर्ट का स्ट्रक्चर हम अपना थोड़ा चुका हुआ है, इस वजह से चीन नहीं आ सकता और लेबर कॉस्ट जो है कुछ देशों की अपेक्षा ज्यादा है हमारे यहाँ। बस नियम कानून के बेसिस पे हम थोड़ा आगे चल रहे हैं, हमको लग रहा है। तो पहली चीज तो हमें तय करना पड़ेगा कि क्या हम चीन से निवेश चाहते भी हैं, क्योंकि एक तरफ सरकार ये चाहती है कि चीन से उखड़ी हुई कंपनियां भारत आ जाएं, और दूसरी तरफ हम चीन से आने वाले निवेश पर इतने पहरे, इतने पाबंदी लगा देते हैं, क्योंकि कोरोना के बीच में सरकार ने तय किया कि चीन से आने वाले निवेश को अलग से जांचा जाएगा। तो अभी तो ये दुविधा सरकार के भीतर बनी हुई कि हमें चीन चाहिए कि नहीं चाहिए, चीन से एफडीआई चाहिए कि नहीं चाहिए। स्वदेशी जागरण मंच हर 15 दिन बाद देश में चीन से को भगाने के अभियान और आंदोलन शुरू करता है। एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि चीन से सस्ती श्रम लागत के बावजूद हमारे पास भारत की जो लेबर कॉस्ट है वो चीन से कम है, लेकिन इसके बावजूद चीन की तरह कर्मचारियों को निकालने और रखने की आजादी नहीं है। हमारे यहाँ वैसी फ्री एग्जिट पॉलिसी नहीं है जैसी सुविधा चीन देता है। और अब जबकि हम कोविड के बाद एक बहुत भयानक बेकारी की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा करना और ये सुविधा चीन की कंपनियों को देना कितना संभव होगा सरकार के लिए? क्योंकि चीन की कंपनियां यहां सबसे पहले जो चीज मांगने आएंगी फ्लेक्सिबल लेबर पॉलिसी, यानी श्रम कानूनों में इतना बदलाव कि जब हमारे पास मांग होगी तब हम एम्प्लॉय रखेंगे, जब मांग नहीं होगी तो उसे हम बाहर कर देंगे। यह फ्लेक्सिबिलिटी पूरी दुनिया में चीन ने अपने जोन्स में दुनिया की कंपनियों को दे रखी थी, इसलिए चीन में बड़े पैमाने पर निवेश आता था। अब इस सवाल का जवाब अभी हमारे पास नहीं है कि क्या सरकार चीन की कंपनियों को इतने लचीले, इतने फ्लेक्सिबल लेबर लॉज देगी कि वो जब चाहे उसको हायर करें और जब जिसको चाहे उसे फायर कर दें, जिसको हम हायर एंड फायर पॉलिसी कहते हैं। दूसरी एक बड़ी चुनौती भारत में चीन की कंपनियों को लाने की दिशा में व्यवहारिक और चुनौती यह है कि भारत ने पिछले 3-4 साल में बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर अपने आप को नॉन कॉम्पिटिटिव कर दिया है। मतलब भारत ने अपने आयात इतना महंगा कर दिया है कि कई सारे उत्पादों में भारत अब प्रतिस्पर्धा से बाहर हो गया है। जो कंपनियां भारत में चीन से आएंगी वो कच्चे माल का सस्ता इंपोर्ट करना चाहेंगी, तभी वो दुनिया में कॉम्पिटिशन में अच्छा प्रोडक्ट बेच पाएंगी, सस्ता प्रोडक्ट बेच पाएंगी। और भारत ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। अभी आरसेप पे जो सरकार की कमेटी थी, जो सुरजीत भल्ला कमेटी की रिपोर्ट आई थी, जिस पर हमने अर्थात के कार्यक्रम में चर्चा भी की थी, उसने इसकी सूची दी है पूरी कि भारत ने किस तरह से किन किन प्रोडक्ट्स के ऊपर अपने यहाँ इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है देशी उद्योगों के दबाव में, जिसका असर यह होगा कि भारत का बाजार नॉन कॉम्पिटिटिव हो गया है दुनिया से आने वाली कंपनियों के लिए। तो अब भारत को बड़े पैमाने पर अपने यहाँ इंपोर्ट ड्यूटीज कम करनी पड़ेंगी, तब विदेश से आने वाली कंपनियां भारत आएंगी और यहाँ निवेश करेंगी और यहाँ से निर्यात शुरू करेंगी। एक चीज ध्यान रखना जरूरी है, जो सच्चाई है जिससे हमें आंख मिलाना चाहिए, कि भारत में उदारीकरण सिमट रहा है। पिछले 5-6 साल में भारत का लिबरलाइजेशन कमजोर पड़ा है और उसे कई जगह से रोक दिया गया है। यह बात आरसीईपी पे सुरजीत भल्ला कमेटी भी कहती है। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत का 186 देशों में 129वां नंबर है। पिछले साल जो इकोनॉमिक सर्वे आया था उसने हमें बताया कि ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम में हम आज भी दुनिया के 186 देशों में 129वें नंबर पर हैं। अभी आर्थिक सर्वेक्षण ने हमें यह बताया, सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण ने बताया कि जिन उद्योगों में सरकार का दखल सबसे ज्यादा है वही उद्योग सबसे ज्यादा पिछड़े हैं। कोविड के दौरान हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर भारत में इंस्पेक्टर राज बढ़ रहा है। कौन सी कंपनी कैसे काम करेगी, 30% एम्प्लॉइज की गिनती कैसे होगी, ये सब वो इंस्पेक्टर राज थे जो हमने 1991 से पहले देखे थे। वो नया इंस्पेक्टर राज कोविड के सहारे वापस लौट रहा है। इस सबको खत्म किए बगैर
आप दुनिया में चीन से कंपनियों को नहीं बुला सकते। इस तरह से कल्पना कर सकते कि चीन में काम करने वाली कंपनियां उदारीकरण के चरम मुक्त अर्थव्यवस्था में काम कर रही थी, जहां वो जितना कमाती थी वो मुनाफा तक उनको अपने देश ले जाने की छूट थी, और हमारे यहाँ उन पर लगने वाली पाबंदियों की श्रृंखला काफी बड़ी है। अब इस सूरत में जो सवाल हमारे दिमाग में सिद्धांत आता है वो ये आता है कि आखिर भारत के लिए आत्मनिर्भरता की, सेल्फ रिलायंस की नई परिभाषा क्या होगी? यानी भारत के मार्केट को कंजर्वेटिव जो अप्रोच है, किंचित कंजर्वेटिव अप्रोच जो है वो थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा कि ताकि निवेश बढ़े, जिसकी मतलब हमने पिछले अर्थात में चर्चा भी की थी कि भारत को निवेश की सख्त जरूरत है। और अब जब निवेशक एकदम दरवाजे पे खड़े हैं तो मतलब इसमें प्रोएक्टिव तरीके से इनको ओपन करने की जरूरत है चीजों को। इसके लिए हमें सिद्धांत, हमारे नीति निर्माताओं को, सरकार के जो वैचारिक आर्थिक सलाहकार हैं, उन्हें पहले सेल्फ रिलायंट होने का मॉडर्न कॉन्सेप्ट समझना होगा। सेल्फ रिलायंट होने के जो पुराने कॉन्सेप्ट हैं वो खत्म हो चुके हैं। आत्मनिर्भरता की जो पुरानी परिभाषा थी वो ये थी कि अपनी जरूरत भर का उत्पादन कर लो, दुनिया से कहीं मत मंगाओ, हम आत्मनिर्भर हैं। आत्मनिर्भरता की नई परिभाषा यह है कि अपनी जरूरत से ज्यादा उत्पादन करो और उसका निर्यात करो और उससे विदेशी मुद्रा अर्जित करो, जिससे कि सस्ता सामान दुनिया से मंगाकर अपने लोगों को सस्ती सुविधाएं दे सको। ये बिल्कुल दूसरी परिभाषा है। हमारे देश के नीति निर्माता या जो वैचारिक चिंतन वाले लोग हैं, जो भारत सरकार की आर्थिक नीतियों पर दबाव बनाए हुए हैं, सरकार को कंजर्वेटिव बना रहे हैं, प्रोटेक्शनिस्ट बना रहे हैं, वो ये समझ नहीं पाते कि अमेरिका, जापान, जर्मनी, चीन जैसे देश इसलिए आत्मनिर्भर हैं कि वो अपनी जरूरत से कहीं ज्यादा उत्पादन करते हैं, अपनी जरूरत के बराबर उत्पादन नहीं करते, और इसलिए उनकी आत्मनिर्भरता के कारण वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर पाते हैं, नौकरियां बढ़ा पाते हैं, दुनिया से विदेशी मुद्रा ला पाते हैं। भारत में जब तक हम उत्पादन को अपनी जरूरत से ज्यादा नहीं करेंगे तब तक हमारी अर्थव्यवस्था का आकार बड़ा नहीं होगा, हम उतनी करेंसी नहीं छाप पाएंगे, जिस पर पिछली बार हमने चर्चा की थी कि अगर आपका जीडीपी ही छोटा है तो आप अपनी इकोनॉमी को मोनेटाइज ही नहीं कर सकते। तो आत्मनिर्भरता की सिद्धांत नई परिभाषा यह है कि जरूरत से ज्यादा पैदा करो, उत्पादन करो और उसे पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करो, और जो चीजें आप अपने घर में महंगी बनाते हो उन्हें बनाना बंद करो, सस्ती चीजें बाहर से लेकर आओ ताकि आपके लोगों को सस्ती सुविधाएं, सस्ते दम पर उत्पाद मिल सके, और जो दुनिया के देशों में चीजें बेची जा सकती है उनके जरिए आपको विदेशी मुद्रा मिल सके। इसलिए इसी आधार पर आत्मनिर्भरता की यही वो नई परिभाषा है जिसे भारत के नीति निर्माता पिछले 4-5 साल में पचा नहीं पाए, जबकि इसी परिभाषा के आधार पर, विदेशी मुद्रा भंडार के आधार पर ही किसी अर्थव्यवस्था की करेंसी की साख तय होती है, भारत किसी भी अर्थव्यवस्था की मजबूती तय होती है। एक चीज हमें ध्यान रखना होगा, यहां बहुत महत्वपूर्ण बात जिस पर जो सारे लोगों को समझना होगा, चीन से जो निवेश उखड़कर आ रहा है, या जो चीन से कंपनियां अपना झोला झंडा समेट कर गाड़ियों पर लाद चुकी हैं और निकल रही हैं, वो भारतीय बाजार में बेचने के लिए निवेश करने नहीं आने वाली है। ये फर्क समझना जरूरी है। वो भारत के बाजार में तो माल वैसे भी भेज रही थी, भारत वहां से इंपोर्ट कर रहा था, सामान आ रहा था। अब भारत का पहले आता था वो अभी उतना ही आएगा, वो आता रहेगा। अगर कंपनी नहीं यहाँ से बन के बाहर आएगा, वो यहाँ इसलिए अब नहीं आएंगी कि वो भारत के बाजार को देखकर भारत में उन्हें माल बेचना है। वो निवेश का दौर पूरा हो चुका, वो निवेश का दौर 2010 तक चला गया, जब आप अपने बाजार को सामने रखकर, अपने उपभोक्ताओं की परचेजिंग पावर को, उनकी क्रय शक्ति को सामने रखकर चीजें अपने बाजार को खोलते थे। वो अब भारत इसलिए आएंगी कि वो भारत को निर्यात का बेस बना सकें और यहां से पूरी दुनिया में निर्यात कर सके। और इसका एक छोटा सा उदाहरण हमने पिछले 4-5 साल में देखा कि जैसे चीन की मोबाइल हैंडसेट कंपनियां भारत आई, उन्होंने भारत में असेंबलिंग शुरू की और भारत दुनिया के मोबाइल फोन निर्यातकों की जमात में सबसे ऊपर निकल गया। और भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात पिछले 3-4 साल में बहुत तेजी से बढ़े, क्योंकि चीनी कंपनियां आई, वीवो, शियोमी, और इन्होंने भारत में प्रोडक्शन कैपेसिटीज एस्टेब्लिश की और यहां से निर्यात करना शुरू किया। जो उनका बचा हुआ सरप्लस प्रोडक्शन है वो भारत में बिक रहा है, उन्होंने भारतीय बाजार पर भी कब्जा कर लिया, लेकिन उनका अधिकांश उत्पादन निर्यात के लिए, और उसी के आधार पर भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात पिछले सालों में काफी बढ़ा। तो ये जो कंपनियां आ रही हैं ये बहुत तगड़ी सौदेबाजी करेंगी। इन्हें आप 2-4-10 एकड़ जमीन दिखाकर नहीं बुला सकते कि हमारे पास 50 एकड़ जमीन पड़ी है, आप आ जाइए। ये इतनी तगड़ी सौदेबाजी करेंगी, ये भारत में ड्यूटीज कट के लिए सौदेबाजी करेंगी, चौतरफा उदारीकरण मांगेंगी, भारत को लेबर लॉ में अमेंडमेंट मांगेंगी, और भारत को दुनिया के जितने भी व्यापार समझौते हैं उनमें हिस्सेदारी लेनी होगी इन कंपनियों को अपने यहां बुलाने के लिए, तभी तो इनको बाजार मिलेंगे। अगर भारत में रहकर इनको यूरोप में माल बेचने की, या चाइना में माल बेचने की, या फिलीपींस में माल बेचने की सुविधा ही नहीं मिलती है,
वो बाजार ही बंद होते हैं भारत में रहने के कारण, तो कोई कंपनी भारत में निवेश करने क्यों आएगी? तो इसलिए अब चीन के निवेश को बुलाने की जो भी चर्चाएं चल रही हैं, उनकी वास्तविकता समझना जरूरी है। आने वाला दौर, कोविड के बाद का दौर, अगर भारत को विदेशी निवेश चाहिए, अगर भारत को चीन से आने वाली कंपनियां चाहिए, तो उसे इस उदारीकरण के बाजार में बहुत खुल के खेलना होगा। ये बहुत फ्री हिटिंग गेम शुरू हो रहा है ग्लोबलाइजेशन का। ये जो ग्लोबलाइजेशन का नया रीसेट आने वाला है, इसमें जो सबसे ज्यादा लिबरल होगा, जो सबसे ज्यादा अपना बाजार खोल सकेगा, वो चीन से उखड़ने वाली कंपनियों का मेजबान बनेगा। नहीं तो ये कंपनियां फिलीपींस, ताइवान, मलेशिया, इरिट्रिया, इथोपिया, अफ्रीका तक फैल जाएंगी, क्योंकि दुनिया के हर देश अपनी अपनी छोटी छोटी ताकतों के आधार पर इन कंपनियों को आकर्षित कर रहे हैं। मतलब आखिरी, मतलब 100 एक बात की, नया चीन कहाँ बनेगा ये उस देश की पूरी पॉलिसीज पर निर्भर करता है कि कंपनियों का अट्रैक्शन कितना बढ़ता है। उनमें, उनकी फहरिस्त में भारत भी है। उस फेरे तो भारत है, पर नया चीन, पहले तो दुनिया का कोई एक देश अब नया चीन नहीं होगा, दुनिया के कई देश नए चीन होंगे। अब ये केक है, हो गया। हाँ, अब ये केक है एक बहुत बड़ा, ये केक निकल चुका है, इन्वेस्टमेंट का ह्यूज केक है, ये बाजार में तैर रहा है। जिसके पास अपने लिबरलाइजेशन के सहारे, अपने उदारीकरण के साथ दांव लगाने की सुविधा है, आप जितना बाजार खोलेंगे, जितनी सुविधाएं देंगे, जितना उनको निर्यात की सुविधाएं देंगे, उतनी ही वो कंपनियां यहां आएंगी। और पैमाने क्या हो सकते हैं, वो हमने इस अर्थात में आपके साथ डिस्कस किया है। चलिए सर, पिछले अर्थात से हमारे पास 2 सवाल हैं, एक ही व्यक्ति ने पूछे हैं 2 सवाल। सुनील चौकसे नाम है इनका। इनका पहला सवाल है वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम पर पूछ रहे हैं। कह रहे हैं कि वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम यानी वीडीएस से क्या इकोनॉमी में कुछ सुधार होगा? वीडीएस में बी फैक्टर फॉर, मतलब आईटी डिफॉल्टर, बैंक डिफॉल्टर्स और जीएसटी डिफॉल्टर, लोन डिफॉल्टर, अगर इनको वीडीएस की सुविधा दी जाए तो क्या थोड़ा वो सुधार देखने को मिलेगा? देखिए, वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम या टैक्स एमनेस्टी स्कीम्स लगातार आजमाई जाती रही हैं, और 2014 के बाद से तो हमने टैक्स एमनेस्टी स्कीम्स की लाइन देखी है। ऑलमोस्ट दूसरे साल बाद टैक्स एमनेस्टी स्कीम लाई गई है भारत में। अभी एक टैक्स एमनेस्टी स्कीम अभी चल रही है, कर विवाद समाधान योजना, जिसका समय 31 मार्च था, लेकिन उसको बढ़ाकर मई तक कर दिया गया है, जिसमें जो इनकम टैक्स से रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं उन्हें वन टाइम सेटलमेंट के लिए वो रास्ता खोला गया है। पर ये उतना बड़ा रेवेन्यू इनसे कभी नहीं आया है, क्योंकि डिस्प्यूट्स छोटे हैं, टैक्स बेस छोटा है, इनसे बड़ा रेवेन्यू नहीं आया है। इनसे उठने वाले नैतिक सवाल ज्यादा गहरे हो जाते हैं, क्योंकि एक आदमी 5 साल तक टैक्स चोरी करता है, फिर उसके बाद वो एक मुश्त टैक्स चुका के बाहर निकल जाता है, और ईमानदार करदाता पूरी जिंदगी टैक्स पे करता रहता है, और उसको इनकम टैक्स नोटिस भेजकर उससे टैक्स ले लेता है। वीडीआईएस एक तरीका हो सकता है। सरकार कुछ और इस तरीके की वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम या एमनेस्टी स्कीम्स ला सकती है, लेकिन इससे उस बजट पर जो दबाव इस समय दिखाई दे रहा है, जिस खर्चे में बढ़ोतरी जिस तरह की दिखाई दे रही, भारत का राजकोषीय घाटा इस साल 11 साल के सर्वोच्च स्तर पर पहुंचने का जो खतरा है, उसमें इससे बहुत ज्यादा फायदा या बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला नहीं है शायद। अगला सवाल है पोस्ट कोविड सिनेरियो पे और आरसेप पे हमने अभी भी बात की, कई अर्थात में बातचीत कर चुके हैं पहले, कि पोस्ट कोविड सिनेरियो में पूछ रहे हैं कि आरसेप हमने नहीं साइन किया, क्या इसका नुकसान देखने को मिल सकता है, या साइन नहीं करने से ज्यादा फायदा है हमें? नहीं, अब इसका नुकसान देखने को मिलेगा, और लगातार हम अर्थात में इस पर चर्चा करते रहे कि सरकार को आरसेप में नेगोशिएट करना चाहिए था उसकी नेगोशिएशंस छोड़कर बाहर नहीं भागाना चाहिए था, स्वदेशी के दबाव में वहां रहना चाहिए था। अब जिस पे हम आज चर्चा की हमने सिद्धांत की, कोविड के बाद अगर चीन की कंपनियां उखड़कर बाहर आएंगी तो वो तो फ्री मार्केट तलाशेंगी ना, और भारत दुनिया के व्यापार समझौतों में जितनी बड़ी हिस्सेदारी रख रहा होगा, उसी के आधार पर तो कोई कंपनी आएगी। जैसे मान लीजिए मैं एक कंपनी और मैं चीन में प्रोडक्शन कर रहा हूं, और मुझे चीन से अपने प्रोडक्शन को कुछ दूसरी जगह शिफ्ट करना है, तो मैं उस देश में जाऊंगा जिस देश से मुझे दुनिया के अन्य देशों में माल बेचने की सुविधा मिलेगी। हम दुनिया के अन्य देशों के व्यापार समझौतों का हिस्सा होंगे। तो शायद फ्री ट्रेड का पूरा स्ट्रक्चर कोविड के बाद बदलेगा। जब भी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक दुनिया सेटल होगी, वैक्सीन आएगी, उसके बाद पूरी दुनिया में फ्री ट्रेड के नए कॉन्सेप्ट आना शुरू होंगे। जैसे अभी तात्कालिक घोषणा यह है कि कल ब्रिटेन और अमेरिका के बीच में पहला फ्री ट्रेड टॉक शुरू हो गया, इस कोविड के बीच में वर्चुअल लेवल के ऊपर दोनों के डेलीगेशंस ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत शुरू कर दी। इसका मतलब यह है कि ब्रिटेन और अमेरिका को यह समझ में आ रहा है, मतलब ट्रंप को और बोरिस जॉनसन को यह समझ में आ रहा है कि हमको दुनिया में फ्री ट्रेड का एक नया तरीके का स्ट्रक्चर बनाना होगा। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ब्रिटेन यूरोप की एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो भारत को चाहे वो आरसेप हो या दुनिया का कोई भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, भारत को उसमें अपनी जगह बनानी पड़ेगी।
उसमें मौजूद रहना पड़ेगा, उसमें अपने लिए बेस्ट डील नेगोशिएट करनी पड़ेगी। और ट्रेड डील्स हमेशा गिव एंड टेक होती हैं, आप कुछ देते हैं कुछ लेते हैं, और यही वो समझौता होता है जो उसके अंदर बैठकर किया जा सकता है। तो आने वाले समय में जब भी ये खत्म होगा तो आरसेप नए सिरे से चर्चा में आएगा। और अगर भारत चीन की कंपनियों का बेस बनना चाहता है, अगर भारत चाहता है कि वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी हो जाए, अगर वो चाहता है कि भारत से बड़े पैमाने पर निर्यात शुरू हो, तो वो दरवाजे बंद करके कैसे होगा? यानी थोड़ा सा ओपन करना होगा। मतलब इस सवाल के जवाब में आज की अर्थात का लब्बो लुआब भी है कि देश को थोड़ा सा दरवाजे और खोलने पड़ेंगे, कुछ कहीं ना कहीं कुछ समझौते करने पड़ेंगे, कुछ कंप्रोमाइज की पोजीशन में कहीं ना कहीं आना पड़ेगा कि ताकि निवेश बढ़े। निवेश की चर्चा हमने पिछले कई अर्थात में की है कि पोस्ट कोविड सिनेरियो में देश को निवेश की कितनी जरूरत है। और अर्थात को फॉलो करते रहिए, आप लोग अपना ख्याल रखिए। यूट्यूब पर और फेसबुक पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पेज को लाइक जरूर कीजिएगा। हमारा ऐप है गूगल के प्ले स्टोर पे, द लल्लन टॉप ऐप डाउनलोड कीजिए, तो सारे वीडियो, किस्से, कहानियां, खबरें सब कुछ सबसे पहले ऐप से आप तक पहुंच जाएगा। साथ में है अंशुमान तिवारी। देखते रहिए लल्लनटॉप.com। शुक्रिया, धन्यवाद।